the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। देखो, आज का टॉपिक हमारा है कि हम अकाउंट्स क्यों लिखते हैं। अब आप ये सोचिए कि हम जब कोई बिजनेस करते हैं वो बिजनेस क्यों करते हैं। अब क्यों वर्ड क्यों आता है कि हम जिस भी काम में करते हैं, जिस भी हम प्रोफेशन को करते हैं, तो उसका जब तक हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो हम उस काम को नहीं कर सकते। अब देखिए, एक पर्सन ने गारमेंट का बिजनेस शुरू करना है, या पर्टिकुलर किसी बंदे ने स्वीट शॉप ऑन की है, या किसी ने ग्रोसरी की शॉप ऑन की है, जब तक उसको मोटो नहीं पता होगा कि हमने उस बिज़नेस को क्यों करना है, तो उसको सर्विस लाइन में या जॉब लाइन में रहना चाहिए, बिजनेस लाइन में नहीं जाना चाहिए। अब आमतौर पे हर पर्सन का बिजनेस का जो मेन मोटो होता है, देखो पर्टिकुलरली हर बंदे के माइंड में कुछ नए नए पॉइंट्स आते हैं कि उसका मोटो क्या है। अब अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस मोटो को देखेंगे तो हर एक बिजनेसमैन का मोटो है कि कुछ इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद और कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के बाद हमें उस प्रोफेशन से प्रॉफिट जनरेट हो पाए। अब प्रॉफिट एक प्राइमरी डिवाइस होती है हमारे बिजनेस की। अब कुछ पेमेंट इन्वेस्ट करने के बाद, कुछ पेमेंट का मतलब होता है कि उसके पास पर्टिकुलर जितनी पेमेंट पड़ी हुई है उसके मुताबिक कुछ काम को कर पाए। अब जैसे हमारे पास अलग अलग बिजनेस चलते हैं, उनमें सारा का सारा रिकॉर्ड हमने नोट करना होता है। अब हम ये कहते हैं कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग है कि उसने कोई भी काम शुरू कर लिया। अब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि उसने एक स्वीट शॉप ही ऑन की है। अगर पर्टिकुलरली वो स्वीट शॉप उसकी चल रही है, चलने के बाद अगर तो वो हर फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एक पर्टिकुलर जगह पे रिकॉर्ड करता है डेली बेस पे, क्या वो ऐसा करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो अगर 1 वीक लेटर उसको पूछा जाए कि मान लो उसने ये काम किया था, तो खुद में उसकी मेमोरी से ख़त्म हो जाता है। अब हमें अकाउंटिंग करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते। अब अकाउंटिंग का मेन पॉइंट यही होता है कि डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हमें डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही अकाउंट्स है। अब ये हमारे बिजनेस के लिए बड़ा लेवल होता है कि अगर बिजनेस में अगर लॉसेस भी हो रहे हैं तो पता लग जाएगा कि हमें इस बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या हमने इस बिजनेस में अभी बने रहना है या नहीं बने रहना है, हमें जॉब लाइन को सूटेबल बनेगा। अब पर्टिकुलरली आमतौर पे क्या होता है कि जब कोई बंदा प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, मेंटेन ना करने का बेनिफिट ये नुकसान ये होता है कि अब किसी कंपनी से उसने पेमेंट लेनी है, अब उसके पास उसका हिसाब ही नहीं बना हुआ, कंपनी हमें पेमेंट पे नहीं करती, हम उसको आगे माल बेचते रहते हैं। जब हमारी आउटस्टैंडिंग बहुत बड़ी हो जाती है तो कंपनी हमसे क्विट कर लेती है, ना हमसे माल मंगवाती है ना पेमेंट देती है। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम तब आती है अगर आप अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते। अगर आप अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो जो हमें डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे इस अकाउंटिंग सेशन में ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम कुछ कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ हम अपना बिजनेस को ऑन करते हैं। अब देखो, हमने कुछ पेमेंट को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने का मेन मोटो क्या था कि हमें प्रॉफिट जनरेट हो पाए, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट किस तरह की होती है, एक पर्सन के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है तो बिजनेस को नहीं शुरू कर सकता। उस स्टेज के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट का सोर्स ढूंढना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल। अब सोर्स ऑफ कैपिटल में एक पर्टिकुलर क्या होगा कि हम पहले कोई जॉब करेंगे, जॉब वर्क करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे, तो उस कैपिटल को जो हम जनरेट करेंगे, जो पूंजी को जनरेट करेंगे, उससे हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। या हम कोई बैंक से लोन ले लेंगे, ये भी एक सेकंड स्टेज होती है कि पूंजी हम कहाँ से जनरेट करेंगे। थर्ड स्टेज के अंदर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ पैसा दे देते हैं, उससे हम अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे।
फोर्थ स्टेज के अंदर हम जनरल पब्लिक से लोन ले लेंगे। जनरल पब्लिक के अंदर हम कहते हैं हम अपने फैमिली रिलेशन से लोन ले लेंगे या किसी पर्टिकुलर किसी फाइनेंस कंपनी से लोन ले लेंगे। तो ये 4 सोर्स है जिसके थ्रू हमारी पूंजी जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी सोर्स से अगर पूंजी जनरेट नहीं होती है, उस सोर्स में क्या होता है कि हम पार्टनर्स अरेंज करते हैं कि जब 2 इक्वल नेचर के पर्सन जिनका मेन मोटो है पैसा कमाना या एक बिजनेस करना, तो वो जब मिलके काम करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल। देखो मैं आपको कैपिटल के 5 सोर्स बता दिए हैं कि फर्स्ट सोर्स में क्या होगा कि हम खुद अपना बिजनेस करेंगे खुद के पैसे कमाने के बाद, या हमारी खुद की पर्सनल पूंजी कोई होगी, जैसे हमारे पेरेंट्स ने या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे नाम पे कोई एफडी रखी होती है, उस सारे पैसे से हम अपना बिजनेस जनरेट करते हैं। अब ये 5 सोर्सों में से किसी एक सोर्स में आने के बाद हमारे पास पूंजी इकट्ठी हो जाती है। अब पूंजी आने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या चीज़ है कि हम इस पूंजी को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएँ। अब यहाँ पे हम कोई भी इनकम और एक्सपेंडिचर जितने भी हमें कहीं से पैसा आता है या कहीं जाता है, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, डेली बेस पे, मंथली बेस पे, क्वार्टर बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। तो हमें हर एक स्टेज पे उसको मॉनिटर करना चाहिए कि हमने एक दिन में क्या हिसाब बनाया है, हमने 7 दिन में क्या हिसाब बनाया है, हमने 15 दिन में क्या हिसाब बनाया है, हमने 1 महीने में क्या हिसाब बनाया, हम 3 महीने बाद उस हिसाब को फिर ऑडिट करें, हम 6 महीने बाद भी उस हिसाब को ऑडिट करें और 1 साल बाद भी उस हिसाब को ऑडिट करें। देखो ये मेरी जो अकाउंटिंग की स्टेज है डेली से शुरू होकर पूरे ईयरली तक जाती है, ताकि हमें पता लगे कि हमने एक दिन में कितनी इनकम जनरेट की है या कितने रेवेन्यू कितना हमारी एक्सपेंसेस हुए हैं। अब इस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करना ही अकाउंट्स है। अब रिकॉर्ड एक दिन से लेके 365 दिन तक का होता है। अब आमतौर पे क्या होता है कि एक पर्सन का मेन मोटो होता है बिजनेस में प्रॉफिट कमाना। अब उसका बिजनेस तो प्रॉपर चल रहा है, तो उसको यही नहीं पता है कि उसके उस बिजनेस से प्रॉफिट कितना आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है उसकी, क्या उसके उस बिजनेस से उसको प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम समय रहते उस सिस्टम को देख लेंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर समय रहने के बाद हम उसको देखेंगे तो हम देखेंगे हम अपनी पूरी की पूरी पूंजी जो कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की थी वो सारी की सारी लॉस हो चुकी हुई होगी। देखो अकाउंट्स हम इसलिए नहीं करते कि बेसिकली हम टैक्सेशन से को अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना पूरे हिसाब दे पाएँ। हम अकाउंट्स अपने खुद के लिए करते हैं कि हमें पूरे बिजनेस की पूरी पोजीशन पता लग जाए, क्या हम प्रॉफिट में हैं, क्या हम लॉस में हैं। यहाँ पे देखो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, हमारे बैंक के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, क्या हमारे पास इतना सफिशिएंट कैश है कि हम अपने बिजनेस को चला पाएँ। तो उस सब के लिए हमें प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। अब देखो एक होलसेल बिजनेस को करने के लिए और एक रिटेल बिजनेस को करने के लिए भी अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। अब बंदा कहता है कि मैं तो होलसेल बिजनेस करता हूँ, मेरे पास 5 पार्टी से काम बनता है, या पर्टिकुलर किसी का बिजनेस का तो एक ही कंपनी से रिकॉर्ड होता है। पर हमें चाहे एक छोटी से छोटी कंपनी हो, चाहे एक बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उन सब के अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए। अब के टाइम में तो जब से जीएसटी आया तो हमें मेंटेन अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री को भी करना चाहिए। अब इन्वेंट्री को करने का ये होता है कि हमारे पास पता तो हो कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। ये करने का हमारे बेनिफिट ये होता है कि हमारी कंपनी में कुछ भी स्टॉक वेस्ट नहीं होता। हमें पता होता है कि ये स्टॉक हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसको हमने कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। अगर वो भी आप अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो तो कल को ये होता है कि आप पर्टिकुलरली स्टॉक मंगवाते रहते हो और जो वेस्ट स्टॉक है वो हमारा इंक्रीज़ होता रहता है, जिसके कारण भी बिजनेस के अंदर पूरा लॉस हो जाता है। अब एक पर्सन पूरी मेहनत से काम करता है और वो स्टॉक को मेंटेन नहीं करता, स्टॉक वेस्ट होता रहता है, तो उसके साथ ही बिजनेस में लॉस होता है। देखो ये सारे के सारे बिजनेस के पॉइंट्स हैं कि जैसे हम किसी बिजनेस को जिस अच्छे तरीके से चलाएंगे उसी तरह वो बिजनेस चलेगा। मैंने आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे बताए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो जिसका प्रॉपर वर्क ये होता है कि हमने किसी भी ट्रांजैक्शंस को
लेने वाली हो या देने वाली हो। यहाँ पे ये बात सोचिए कि हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को पैसे देने ही हैं, अब देने का हिसाब वो खुद रखेगा। अब ये कि सोचने के साथ ही हम ये कहते हैं कि हमने तो पैसे देने ही हैं तो इसका हिसाब खुद रखेगा। अब जैसे मैं आपको बाय एग्जांपल बता देता हूँ, एक नॉर्मल लेबर किसी ग्रोसरी स्टोर से कोई सामान लेती है, वो उसको क्रेडिट पे परचेज़ करती है। अब क्रेडिट पे परचेज़ करती है तो वो ग्रोसरी स्टोर वाला उसको अब क्या रेट लगाता है, क्या स्ट्रक्चर रखता है। आपने देखा होगा कि जब वो अपने पास भी एक रिकॉर्ड रखता है और ग्रोसरी स्टोर वाला भी अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है। अब अगर ये कहा जाए कि जो नॉर्मल वर्कर है कि जो उस ग्रोसरी स्टोर से सामान को क्रेडिट पे परचेज़ करता है, उसको हिसाब रखने की क्या ज़रूरत है। नहीं तो ये ऐसा होता है कि अगर 15 डेज़ लेटर जब उसको हमने पेमेंट पे करनी होती है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी पेमेंट उसको पे करनी है। नहीं तो वो ग्रोसरी स्टोर वाला उसके अंदर अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकता है। अब ये देखो, हर बिजनेस का वही स्ट्रक्चर है कि हमने किसी से पैसे लेने हैं या देने हैं, उसके पूरे रिकॉर्ड को प्रॉपर लिखना पड़ेगा ताकि कोई भी बिजनेस के अंदर लॉस ना हो पाए। क्योंकि ये बात नहीं है कि हम भारत के अंदर सारा काम फेथ पे चलता है, पर अगर हम ये सोचें कि हमने प्रॉपर नोट किया हुआ है तो सामने वाला पर्सन की उसमें कोई मंशा नहीं होती कि मतलब उस वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सके। पर ये होता है कि अगर उसने भी अकाउंट प्रॉपर मेंटेन नहीं किए या कुछ गलत फिल कर लिया तो उसके कारण हमें लॉस हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर आप ये सोचो कि अगर आप दोनों तरफ अकाउंट मेंटेन करो, अगर डबल एंट्री सिस्टम करोगे तो आपके अकाउंट के अंदर कोई गलती नहीं होगी। अगर वो शॉपकीपर अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो उस जो ग्रोसरीज हमने परचेज़ करनी है उसका रिकॉर्ड हमने भी मेंटेन करना होता है ताकि हम दोनों पर्टिकुलर अकाउंट्स को मिला पाएँ कि ग्रोसरी स्टोर वाले की जो हमारे से पेमेंट लेने वाली कितनी अमाउंट बनती है और हमने उसको कितनी पेमेंट देने वाली बनती है। तो आपको प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने चाहिए। अब देखो, इसके लिए अलग अलग पर्सन ने अलग अलग डेफिनेशंस बनाई हुई हैं कि बुक कीपिंग वर्ड उसी वर्ड से आया है कि जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब बुक कीपिंग में क्या होता है कि हमने कोई पर्टिकुलर परचेज़ किया उसकी बुक कीपिंग करेंगे, हम उसको सेल किया उसकी बुक कीपिंग करेंगे, उस पर होने वाले सारे खर्चे का हिसाब रखेंगे। मतलब बिजनेस की ए से लेके जेड तक सारी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ही बुक कीपिंग है। अब यहाँ पे मैं आपको अब अकाउंटिंग सेंस में बता देता हूँ कि हम जब एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा होता है, सबसे पहले उसकी लिखी जाती है डे बुक के अंदर उसका डेली ट्रांजैक्शन लिखा जाता है कि उसने आज क्या क्या एक्सपेंसेस किए, कहाँ कहाँ से उसके पास पैसा आया, कहाँ कहाँ से उससे पैसा गया। अब डेली बेस पे जिस ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है उसको हम कहते हैं डे बुक। अब डे बुक जब उसने लिख ली उसके बाद उसके लिए पर्टिकुलर बुक होती है जर्नल। अब जर्नल के अंदर वो क्या करता है कि सारी की सारी एंट्रीज को डालता है कि क्या आया क्या गया। यहाँ पे ये बुक डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है कि किस पर्सन को पेमेंट गई थी और किस अकाउंट से गई थी। अब उसके बाद हमारे पास कैश बुक होती है जिसके अंदर हम पूरा नगद का हिसाब रखते हैं कि पैसा कहाँ से आया था, कहाँ पे जा रहा है। देन हमारे लेजर्स अकाउंट होते हैं। लेजर अकाउंट्स के अंदर हमारे पास सारी कंपनीज़ के अकाउंट्स होते हैं, बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं, हमने कोई देनदारियां हैं, हमारी कोई लेनदारियां हैं, हमारे कोई एक्सपेंसेस है, उन सब का रिकॉर्ड वहाँ पे लिखा जाता है। ये सब लिखने के बाद इन सब का हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि क्या हमारे पूरे आना और जाने वाला जिन डेबिट और क्रेडिट दोनों की एंट्रियों का बैलेंस बन गया हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वे पे होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देन उसके बाद हमारी बैलेंस शीट होती है। ये हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल है। उस अकाउंटिंग साइकिल में हम सारा काम करते हैं। अब देखो, डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है। मैंने आपको वही बताया कि अगर हम फॉरेन के बेस में अकाउंट्स करें या इंडिया बेस पे अकाउंट्स करें, दोनों का मेन मोटो यही है कि हमने रिकॉर्ड करना है कि हमने किसको कितने सामान दिया है, कितना सामान लिया है। क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह की हो सकती है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट तरह के अकाउंट स्टाइल चलते हैं। अब जैसे आप कहोगे कि इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं उसमें हम 1 अप्रैल से शुरू करते हैं। अब यूरोप में जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो 1 जनवरी से शुरू करते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरा चलता है। अब फाइनेंशियल ईयर को
मैं बाद में आपको डिफाइन करूँगा कि पूरी डिटेल्स में कि क्या ये कैसे कैसे क्या क्या होता है, हमारे अकाउंट्स किस तरह मेंटेन होते हैं। मतलब हम ये मान के चले कि जिस दिन जिस टाइम पे हम कोई एंट्री करते हैं उसको रिकॉर्ड करना ही अकाउंट्स है। मैं आपको दोबारा फिर डिपेंड कर रहा हूँ, जिस दिन जिस टाइम पे, अब यहाँ पे कोई एंट्री का पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, मैं फिर भी एक डेफिनेशन में बता रहा हूँ, जिस दिन जिस टाइम पे हम किसी कंपनी को पैसे देते हैं या पैसे लेते हैं, जो कोई भी अकाउंटिंग सेंस में काम करते हैं, फिजिकल जिसमें मूवमेंट्स होती हैं उसको नोट करना ही अकाउंट्स है। अब फिजिकल मूवमेंट्स में कोई हम लोग सामान देते हैं, सामान लेते हैं, उन सबको नोट करना ही अकाउंट्स है। अब यहाँ पे अब मेरे पास उसके बाद एक और नई दुविधा आ गई कि अब हम अकाउंट्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए, जैसे हमारे पास जो पुराना टाइम था, अब देखो 1947 से अभी तक जैसे 2023 चल रहा है, यहाँ पे अकाउंटिंग को अलग अलग स्टाइल से लिखा गया। अलग अलग स्टाइल्स क्या होता है कि कुछ बंदे का लिखने का हिसाब कुछ और तरह का होता है, कुछ का और तरह का होता है। अब पर्टिकुलर क्या होगा कि एक हाउसवाइफ है, वो भी अकाउंट मेंटेन करती है, वो उसका अकाउंट लिखने का अपना स्टाइल होता है। एक लेबर जब किसी फैक्ट्री में काम करती है, उसका अकाउंट लिखने का अपना स्टाइल है। इसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंटिंग स्टाइल। पर जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि आपने अपने अकाउंट्स को इस तरह मेंटेन करना ताकि हम उसको मैनेज कर पाएँ, डिफरेंट पर्सन उस चीज़ को चला पाएँ। अब उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है मैनुअल अकाउंटिंग, एक होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अब देखो, मेरा जो कंप्यूटर एकेडमी है बेसिकली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, तो मैं मैनुअल अकाउंट को इतना प्रेफर नहीं करता, पर मैं आपको दोनों एस्पेक्ट्स को प्रॉपर समझाऊंगा कि मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है। क्योंकि एक बेस ये है कि हर एक स्टूडेंट या हर एक बिजनेसमैन मैनुअल अकाउंट से ही कंप्यूटराइज अकाउंट पे जाता है। अगर किसी पर्सन को मैनुअल अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज होगी तभी वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे जा सकता है। हाँ, मैनुअल में ये होता था कि जब हमने कोई काम करना होता था तो बहुत टाइम लगता था। अब ये मैं इसके चलो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैनुअल अकाउंट होता क्या है। जब हम हर अकाउंट्स की बुक को इन हैंड मतलब हाथ से लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं मैनुअल अकाउंट। मैनुअली हम डे बुक लिखते हैं, मैनुअली हम लेजर बुक लिखते हैं, मैनुअली हम कैश बुक लिखते हैं, मैनुअली हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मैनुअली हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, मैनुअली हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इन सब में क्या होता है कि मैंने आपको कितना कुछ बताया कि मैनुअली हम सब कुछ बनाते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात आ गई, तो अब ये मान के चलिए कि हम इसमें सिर्फ एक डे बुक बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जनरल एंट्री डालते हैं, सारा कुछ पार्टिकुलर्स अपने आप ही बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैनुअल अकाउंट के अंदर हम एक पर्सन अपनी 100% एफिशिएंसी लगा के आउटपुट को लेता है। कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर बंदे की 10% एफिशिएंसी लगाने के बाद उसको पूरा रिजल्ट मिल जाता है। अब इसलिए अब प्रेजेंट टाइम का जो टाइम है उसमें ये होता है कि बंदा कम काम करे और आउटपुट ज़्यादा आए, तो इसलिए हर कोई बंदा कंप्यूटर अकाउंटिंग को प्रेफर करता है। पर प्रेजेंट टाइम अभी ये कहा जाए कि कुछ सिटीज़ के अंदर कुछ जगह पे अभी भी मैनुअल अकाउंट चलता है। पर जैसे जैसे गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हुए, जैसे पहले वैट आया, फिर जीएसटी आया, उसके बाद मैनुअल अकाउंट्स लिखना तकरीबन बंद ही हो चुका हुआ है कि अब के टाइम पे लोग मैनुअल अकाउंट्स को लिखते ही नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं कि अब जीएसटी के अंदर टैक्स को अलग अलग स्ट्रक्चर पे निकालना होता है, तो वो सारा का सारा काम कंप्यूटर सिस्टम से ही प्रॉपर सॉल्व हो पाता है। अब देखो, इसके अंदर मैं आपको कीवर्ड्स दे रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा था। हमने पूरी ट्रांजैक्शंस को मैनुअली करते थे। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर पूरी ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर के बीच में जो सॉफ्टवेयर होता है वो करता है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। अब जैसे मैं अगर आप यूरोप की बात करूं, जैसे कनाडा के अंदर क्विकबुक चलता है, इंडिया के अंदर टैली भी चलता है, मार्क चलता है, यानी डिफरेंट सॉफ्टवेयर चलते हैं। अब मैं किसी सॉफ्टवेयर को प्रेफर नहीं करता, पर बेसिकली आप ये मान के चलिए कि एक पर्सन को जिस जगह जॉब मिलती है या उसको उस एटमॉस्फेयर में जो सॉफ्टवेयर सूटेबल होता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी डाटा एंट्री की जाती है। अब इसके टूल्स क्या होते हैं? इसका टूल्स ये होता है कि हमने यानी उसका एक फ़िज़िकल टूल होता है, उसका डिजिटल टूल होता है। अब फिज़िकल टूल्स में क्या होता है कि मैं आपको अपने टाइम की बता देता हूँ कि अब मैं टाइम ये देखिए कि
अब मेरे को एकेडमी ओपन किए हुए 23 ईयर हो चुके हुए हैं। तो अपने टाइम में मैं ये बताता हूँ कि जब हम लोग सन 2000 में ये वर्क करते थे, उस समय ज़्यादातर लोग मैनुअल अकाउंट्स ही प्रेफर करते थे। उनको ये होता था कि कंप्यूटर अकाउंट में अगर बाई चांस सप्लाई बंद होगी, कोई फ्लक्चुएशन होगी, हमारे सारे डाटे ख़राब हो जाएंगे। तो एज़ वेल एज देखो, हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। फिज़िकली हम जब किसी चीज़ को करते हैं तो हमें खुद को खुशी मिलती है। तो आमतौर पे हर पुराना अकाउंटेंट फिज़िकली बुक लिखता था। पहले दिवाली के टाइम के अंदर हम हर एक व्यापारी अपनी बुक्स को गणपति बनाने के बाद प्रॉपर पंडित से शुरू करवाता था। तो उस सिस्टम में सारा का सारा फिज़िकली स्ट्रक्चर होता था। अब के टाइम पे डिजिटलाइजेशन हो चुका हुआ है, तो फिज़िकली के अंदर हम लोग सारी एंट्रीज लिखने के बाद जब गवर्नमेंट को हमने टैक्स के लिए स्ट्रक्चर देना होता था, इनकम टैक्स के लिए या किसी स्ट्रक्चर के लिए, तो हम स्प्रेडशीट को यूज़ करते थे। स्प्रेडशीट को उस समय के, अगर मैं उस समय की बात करूँ तो उस समय वर्डस्टार और लोटस चलते थे, और लोटस के अंदर हम सारा काम करते थे। लोटस स्प्रेडशीट का या एक्सेल का प्रीवियस पॉइंट है, वर्जन है। अब उसके बाद अभी के टाइम पे हमारे पास बड़े अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बड़े ही डिजिटल टूल्स आ चुके हैं, जिसके थ्रू हम सारा काम बड़े ही स्पीडली कर लेते हैं। अब उसके बाद अब ये कहा जाता है कि उसके अंदर डाटा सारा स्लो चलता था। स्पीड देखो, मैनुअल में जब काम करेंगे तो काम स्लो होगा ही, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर अकाउंट में एक पर्सन का दिमाग और एक एफिशिएंसी 10% लगती है, और मैनुअल अकाउंट में 100% लगती है। अब एक पर्सन ने 10% काम किया और उसको आउटपुट मिल गई, एक पर्सन ने 100% काम किया, उसके बाद उसको आउटपुट मिलेगी। तो इसकी टाइम रेशियो भी उसी तरह की होती है कि जो काम उसने 1 घंटे में करना है, वही आप मान के चलिए वो उसको 10 घंटे में करना पड़ेगा। अब कंप्यूटर वो काम को 1 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, अगर मैनुअली कोई बंदा काम करेगा तो 10 घंटे जॉब करेगा। हाँ, कंप्यूटर अकाउंट के बाद ये बेनिफिट हो चुका हुआ है कि अब पर्टिकुलर जब हम किसी कंपनी का अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर पूरा दिन पहले अकाउंटेंट बैठा रहता था, अब वो 1 घंटे में सारा काम कंप्लीट कर लेता है। अब यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करें, देखो कंप्यूटर अकाउंट से एक्यूरेसी, मैं आपको देखो, मैं खुद कंप्यूटर का पर्सन हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर से एक्यूरेसी होती है, पर ये नहीं, इस बात में कोई इतनी ज़्यादा भी सच्चाई नहीं बन सकती। अगर एक इंसान डालने वाला एंट्री खुद ह्यूमन बीइंग ही है, तो अगर वो खुद गलती करेगा तो गलती आएगी। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे 2 माइंड चलते हैं। एक ह्यूमन बीइंग खुद काम करता है तो ह्यूमन बीइंग चलता है। अब एक जब हम लोग कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करें, वहाँ पे कुछ एरर कम आने के चांस इसलिए होता है कि ह्यूमन बीइंग के साथ साथ डिजिटल वर्क भी चलता है। अब पुराने टाइम में हम क्या करते थे, जब मैनुअल अकाउंट करते थे हम कैलकुलेशन खुद करते थे, फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट में आया, हमने कैलकुलेटर को यूज़ करना शुरू किया। अब जब से कंप्यूटर सिस्टम आ चुका है, हमें कैलकुलेशन करने की किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, सारा ही कैलकुलेशन खुद कंप्यूटर कर देता है। तो हम ये मानते हैं कि एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैनुअल अकाउंट चलता था उसमें एक्यूरेसी अगर 50% थी, तो अगर कंप्यूटर अकाउंट करते तो 100% एक्यूरेसी है। यहाँ पे ये बात भी डिफाइन है कि कंप्यूटर अकाउंट भी कोई इंसान ही करता है, अगर इंसान खुद गलती करेगा तो कंप्यूटर भी सही नहीं कर सकता। या दोनों एस्पेक्ट्स में हम पैरेलल पोर्ट पे रखते हैं कि एक इंसान ही पूरा एक्यूरेट होता है एज वेल एज मशीन। कंप्यूटर तब एक्यूरेट होगा जब अगर इंसान उसको खुद एक्यूरेसी से काम करेगा। उसके लिए हमें पहले कंप्यूटर अकाउंटिंग को प्रॉपर सीखना पड़ेगा, तभी हम उसके अंदर काम करेंगे। अगर हम बिना सीखे किसी काम को करेंगे तो आप ये मानिए उस डॉक्टर की तरह होगा जो बिना डिग्री के जब एक ऑपरेशन करता है तो मरीज का क्या पोजीशन करता है। अब आपने कई एड्स देखी होंगी कि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के अंदर एक जो डॉक्टर्स बन गए, उस डॉक्टर्स को कोई नॉलेज ही नहीं होगी। प्रेजेंट सिनेरियो में मेरे पास कई एग्जांपल्स आती हैं कि बच्चों ने बीकॉम कर ली लॉकडाउन के अंदर, बच्चों ने बीसीए कर ली लॉकडाउन के अंदर, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको 1% भी नहीं आ पाई। बच्चा कॉलेज में जाता है, प्रॉपर पढ़ता है, तब उसको नॉलेज होती है। मैनुअल और कंप्यूटर अकाउंट का यही वर्क है कि अगर आप पूरा काम खुद करते हो, एक्यूरेसी से करते हो, तो आपका काम बिल्कुल सही होता है। एक्सेसिबिलिटीज़ क्या होती है कि इसके अंदर देखो, हम लोग किसी भी जगह को अब
कंप्यूटर अकाउंटिंग का ये वर्क हो चुका हुआ है कि हमने किसी को, हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के अकाउंट मेंटेन करने हैं, किसी और कंट्री के अकाउंट मेंटेन करने हैं, या आप ये मान के चलिए कि अब फ़ॉरेन की, यूरोप की पूरी अकाउंटिंग यहाँ पे गुड़गांव और नोएडा से हो रही है। तो वो जो सारा का सारा पॉसिबिलिटी तभी हो पाई कि हमारा कंप्यूटर अकाउंटिंग चलता है। हम उसके अंदर डाटा, पूरा का पूरा डाटा शेयर कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि हम एक नॉर्मल कॉपी पे अकाउंट्स मेंटेन करते थे। अब जो हमारा अकाउंट्स मेंटेन होता है वो क्लाउड बेस पे होता है। अब देखो टैली सॉफ्टवेयर है, ये भी क्लाउड बेस पे आ रहा है। तो अब कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस पे आ गए हैं। क्लाउड बेस में ये होता है कि चाहे हम दिल्ली में अकाउंट्स ओपन कर लें, चाहे हम पेरिस में अकाउंट ओपन कर लें, वो अकाउंट सेम टाइम पे ओपन हो जाएगा। और वो किसी भी लोकेशन पे हम उसको, किसी भी कंपनी को कोई भी उसका बिल भेज सकते हैं, कोई भी रिपोर्टिंग भेज सकते हैं। यानी एक्सेसिबिलिटी फीचर बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिसके कारण क्या हुआ कि मैनुअल अकाउंट में हमने उसको किस सोर्स में भेजेंगे, वो लोकल का लोकल एरिया में रहेगा। इसका वर्ल्ड वाइड एरिया हो जाता है कि हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई अकाउंट्स के डाटे को भेज सकते हैं। अब देखो इसके अंदर स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि हमने लार्ज नंबर ऑफ़ एंट्रीज नहीं कर सकते। देखो जब मैनुअल अकाउंट चलता है, तो मैं पुराने टाइम में अगर बात कहूँ कि एक अकाउंटेंट अगर मैनुअली काम करता था तो वो या तो एक कंपनी में काम करता था, 2 या हद अगर अपने अंदर सिस्टम रखता था तो 10 कंपनीज़ का अकाउंट मेंटेन करता था। अब इसके अंदर क्या होगा कि अब जो कंप्यूटर अकाउंटिंग है उसके अंदर अब एक अकाउंटेंट है वो लैपटॉप लेके घूमता है और पर्टिकुलरली वो एक की जगह 20 कंपनी का काम भी कर लेता है। तो ये इसका डाटा हैंडलिंग सिस्टम भी आ गया या एंट्रीज बेस भी आ गया कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर उसमें अंदर एंट्रीज थोड़ी हैं तो हम मैनुअली काम कर लेते हैं, अगर एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं तो कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर ही काम होगा। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल दे दूं, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस शुरू हुआ। अब ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो बेसिकली कंप्यूटर अकाउंटिंग के बेस से चल रहा है। अगर उसको मैनुअली कहा जाएगा तो वो उस बिलिंग में या उस वर्किंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर परचून में काम करना होता है। अब उस बिज़नेस के लिए हमें कंप्यूटर अकाउंटिंग की मेन ज़रूरत पड़ती है। अब ये मेरे कुछ कीवर्ड फीचर्स थे। अब देखिए मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली पूरे वर्ल्ड वाइड में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी अकाउंटिंग के लिए सबसे मेन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके अंदर हम मैनुअली अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि पहले पूरे के पूरे अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करके देखते हैं, पूरे हिसाब बनाते हैं। देन उसके अंदर जो एनालिसिस करना होता है वो सारा का सारा एनालिसिस हम एक्सेल की में जाके करते हैं। अब मेरे पास जैसे एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में क्विक बुक आ गया, ये कनाडा का सॉफ्टवेयर है। इसको इंडिया में अभी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, इंडिया में मतलब डिलीवरी नहीं देते हैं, मतलब ये फ़ॉरेन में ही चलता है। अब इसके अंदर ही प्रॉपर अकाउंट मेंटेन होता है। अब सैक 50 है, वेव है। सैक 50 है वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर है। तो अब ये लाइट स्पीड सॉफ्टवेयर है, ये एक यूरोप में मतलब यूके में चलता है। अब टैली प्राइम है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, मार्क है, एवरशाइन है, गोल्ड शाइन है। अब मैं जिस जोन में रहता हूँ वहाँ पे गोल्ड शाइन बहुत ज़्यादा चलता है। तो अब टैली प्राइम भी है। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर चलते हैं, सॉफ्टवेयर सारे सेम है। इसकी दो बेस स्टडी है, अगर आपने प्रॉपर देखा, अगर आपको पूरे अकाउंट्स की प्रॉपर नॉलेज है, किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप आराम से कर सकते हो। आपको उसके लिए कंप्यूटर बेसिक की नॉलेज चाहिए और प्रॉपर अकाउंट्स की नॉलेज चाहिए, तो आप उस सॉफ्टवेयर को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अब इस सिस्टम में देखिए मैंने आज आपको जो टॉपिक पढ़ाया उसके अंदर मैंने ये बताया है कि मैनुअल अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, हमने क्यों इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैनुअल और कंप्यूटर दोनों अकाउंट्स लिखना बताऊंगा कि कैसे कैसे लिखे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था कि मैनुअल अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट साथ साथ चलते हैं। अगर किसी बच्चे को मैनुअल अकाउंट अच्छी तरह आता होगा तो कंप्यूटर अकाउंट भी अच्छी तरह अपने आप आ जाएगा। हाँ, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर सीखना कंपलसरी है, पर मैनुअल उसकी बेस बना देता है। अब हम लोगों ने अपनी स्टडी के अंदर पहले पूरा मैनुअल सिस्टम किया है, देन कंप्यूटर अकाउंट की तरफ गए हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में अब मेरे पास कोई बच्चे ऐसे आते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनको कंप्यूटर अकाउंट में कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर अकाउंट एज वेल एज ईजी है मैनुअल अकाउंट से। अब थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हम नेक्स्ट सीरीज़ की नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग के रूल्स के बारे में करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो आएगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, कि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसको लिखने का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या वर्क होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।